अभी जो दिघोरी की केस बोल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो 19 ईयर का लड़का है। 19 ईयर देखा जाए तो बहुत ही बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन जिस टाइप से उसने जो क्राइम किया है, सेक्सुअल अब्यूज किया है, वेपन्स का इस्तेमाल किया है, सेक्स टॉयज का इस्तेमाल किया है, कहीं तो भी ये इंडिकेट करता है कि ये सिम्टम्स जो है बच्चे में जो थे, वायलेंस के सिम्टम्स थे, ये उस दिन क्रिएट नहीं हुए होंगे। ये बहुत पहले से बच्चे में सिम्टम्स दिखाई दे रहे होंगे। तो पेरेंट्स का बच्चों की तरफ दुर्लक्ष्य होना, ये सबसे बड़ी बात, एक रूट कॉज हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग भारत में जी रहे हैं, तो हमारे भारत में पेट्रियार्की सिस्टम बहुत ज्यादा हावी हो चुका है कि बच्चों के पास में बहुत सारे गैजेट्स है, इंटरनेट उनको फ्रीली अवेलेबल है, कभी भी वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन फोन साइट भी आप अगर देखते हैं तो जस्ट आपको नंबर उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आप अबो 18 हो, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, जिसके तहत वो पोर्न साइट एक्सेस कर लेते हैं। और इतने खतरनाक खतरनाक पोर्न साइट्स में वीडियोज रहते हैं, जिससे जो एडोलसेंट एज के जो बच्चे हैं उनके मस्तिष्क के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। नमस्ते, मैं हूं राधिका गुप्ता और स्वागत है आपका नागपुर टुडे स्पॉटलाइट इंटरव्यू ऑफ द वीक में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी का भी सवाल है, बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकार। हमारे साथ है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन छाया गुराव राउत। नागपुर में बढ़ते चाइल्ड अब्यूज और रेस्क्यू केसेस, दिघोरी एब्डक्शन एंड रेप केस जैसे दिल दहला देने वाले इंसिडेंट और विक्टिम के रिहैबिलिटेशन से जुड़े कई अहम सवालों पर होगी यहाँ पर एक खास बातचीत। तो मैम, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका नागपुर टुडे स्पॉटलाइट इंटरव्यू ऑफ द वीक में। जी, सबसे पहला क्वेश्चन ना मेरा आपसे ये रहेगा मैम कि अभी 2026 में जो अभी हमारे 8 महीने गुजरे हैं, इसमें जो एक एस्टिमेट स्टैटिस्टिक्स था कि कितने बच्चों का आपने रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किया है, तो उसका क्या डेटा है और जो द नंबर ऑफ केसेस है, क्या वो अलार्मिंग है? बिल्कुल सही कहा राधिका जी आप। देखिए, अगर हम लोग स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक हर डिपार्टमेंट के पास में आपको अलग अलग मिलेगा। पुलिस के पास में स्टैटिस्टिक अलग मिलेगा, हमारा डिपार्टमेंट जो है महिला बाल विकास विभाग, उनके पास अलग मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उनके पास अलग मिलेगा, बाल कल्याण समिति के पास में अलग मिलेगा। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे रेस्क्यू हो जाते हैं लेकिन कभी कभी सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जैसे आपने बोला है कि 6 महीने का जो डेटा है, बाल कल्याण समिति के पास में का 6 महीने का अगर हम डेटा देखते हैं तो 930 करीबन केसेस हमारे पास में अभी तक प्रेजेंट हुई है, जिसमें हाईएस्ट रेट है पॉक्सो का। करीबन 300 से 350 केसेस अभी तक बाल कल्याण समिति में ये पिछले 6 या 7 महीने में आई हुई है। साथ ही साथ 137 की केसेस की बात करते हैं हम लोग की, जैसे बच्चे घर से निकल के जाते हैं, तो बहुत बार ये होता है कि ये बच्चे रोमांटिक रिलेशनशिप में निकल के चले जाते हैं, या घर में पेरेंट्स के साथ में कुछ मनमुटाव होता है, उस वजह से ये बच्चे घर से निकल के चले जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं वो रेस्क्यू किए जाते हैं। और सही में अगर हम लोग आज का डेटा देखते हैं तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करता है कि आज बच्चों की सुरक्षा के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चा कहीं तो भी असुरक्षित हो रहा है हमारे समाज में, तो इस डेटा के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो मैम, जैसे कि हमने रिसेंट हमारे नागपुर में दिघोरी से केस आया है जहां एक 16 साल की 12th क्लास की बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट एंड एब्डक्शन केस आया है जो एक 19 ईयर ओल्ड बॉय ने किया है। तो मैम, ये जो एक साइकोलॉजी है ना, ये एक साइकोपैथ काइंड ऑफ देखी जा रही है कि जहां पर टॉयज, सेक्स टॉयज का यूज हुआ है, बीडीएसएम एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जहां पर उसके ऊपर रेप तो किया ही है, साथ ही टॉर्चर भी किया है उस लड़की को। तो मैम, यहाँ पर ये क्यों ऐसी मेंटालिटी, इसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, पर्टिकुलर हम एक रूट कॉज होगा ऐसे नहीं बोल सकते हैं। देखिए, आजकल फैमिली में माँ बाप के पास में बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चे बहुत ही आइसोलेट प्लेस में रह रहे हैं। बच्चों के पास में आजकल जो हम लोग देखते हैं ना, हमारे भारत में 3 भारत हम लोग देख रहे हैं कि एक तो बहुत ही बिलो पॉवर्टी के नीचे जी रहा है, दूसरा है हम लोग जो मध्यम वर्गीय बात करते हैं वो है, और एक है कि एक ऐसा भारत के बच्चे ऐसा भारत है जहाँ पे बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, हर प्रकार के गैजेट्स उनके पास में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनके तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है। और यही होता है कि जब बच्चों का माँ बाप से कनेक्शन टूटता है तो बच्चे थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अभी जो दिघोरी की केस बोल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो 19 ईयर का लड़का है।
19 ईयर देखा जाए तो बहुत ही बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन जिस टाइप से उसने जो क्राइम किया है, सेक्सुअल अब्यूज किया है, वेपन्स का इस्तेमाल किया है, सेक्स टॉयज का इस्तेमाल किया है, कहीं तो भी ये इंडिकेट करता है कि ये सिम्टम्स जो है बच्चे में जो थे, वायलेंस के सिम्टम्स थे, ये उस दिन क्रिएट नहीं हुए होंगे, ये बहुत पहले से बच्चे में सिम्टम्स दिखाई दे रहे होंगे। और उसके तरफ जो पेरेंट्स है या उसके जो नेबर के लोग हैं या शिक्षक भी बोल सकते हैं, हम लोग स्कूल से भी जुड़ा हुआ मामला है ये, कि किसी ने शायद वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। यही देखा होगा कि बहुत अच्छे फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है, माँ बाप बहुत सुरक्षित है इसके लिए, तो किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, और उसके जो सिम्टम्स है, उसका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ही बोल सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप से वो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस टाइप का सेक्सुअल रिलेशनशिप या जो बोलते हैं ना लैंगिक संबंध, वो नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बच्चे में विकृति है, और जिसका बहुत पहले से उसको नजरअंदाज किया गया था, तो काफी हॉरिबल है। और बहुत सारे साइकोलॉजी में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे इस ऊपर डिसऑर्डर्स है जिसको ट्रीट किया जा सकता है सही समय पे। मेरा उतना नॉलेज उसमें कम है साइकोलॉजी या सेक्सुअल डिसऑर्डर पे, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि ये जो दिखाई दिया गया है वो एक प्रकार का डिसऑर्डर ही है। तो पेरेंट्स का बच्चों की तरफ दुर्लक्ष्य होना, ये सबसे बड़ी बात, एक रूट कॉज हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग भारत में जी रहे हैं, तो हमारे भारत में पेट्रियार्की सिस्टम बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, और विमेन की तरफ जो पुरुष लोगों का देखने का नजरिया है, एक सामान की तरह या एक चीज की तरह देखा जाता है। विमेन को एक इक्वालिटी के लेवल में देखा नहीं जाता है। किसी के ऊपर अगर किसी का रिवेंज लेना है तो सबसे पहले हमने देखा है कि बहुत सारे परिवार में लड़कियों के ऊपर अटैक किया जाता है, उनका सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है। तो वही है कि कहीं तो भी पेट्रियार्की हमारे भारत में हावी हो चुकी है, और ये बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है, स्पेशली इस कैटेगरी के बच्चे हैं। दूसरा और एक कॉज हो सकता है, उसमें हो सकता नहीं, आई एम 100% श्योर कि इसमें ये कॉज है कि बच्चों के पास में बहुत सारे गैजेट्स है, इंटरनेट उनको फ्रीली अवेलेबल है, कभी भी वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन पोर्न साइट भी आप अगर देखते हैं तो जस्ट आपको नंबर उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आप अबो 18 हो, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, जिसके तहत वो पोर्न साइट एक्सेस कर लेते हैं। और इतने खतरनाक खतरनाक पोर्न साइट्स में वीडियोज रहते हैं जिससे जो एडोलसेंट एज के जो बच्चे हैं उनके मस्तिष्क के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। तो कभी कभी ये सब देख के बच्चों की इसमें क्यूरियोसिटी आती है कि क्यों ना हम लोग भी इसको ट्राई करके देखें, देखते हैं क्या हो सकता है। और अलग अलग विभिन्न प्रकार की पर्सनालिटीज होती है, जिसमें किसी को तकलीफ देके या किसी को दुख दर्द देख के भी किसी इंसान को सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन मिल सकता है। और ये केस में हम लोग वैसे ही देख रहे हैं कि उसे वायलेंस करके या उसे हर्ट करके बच्चे को ग्रेटिफिकेशन मिला है। तो एक नहीं, बहुत सारे कॉजेस है जिस कॉज के ऊपर हमको अभी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और राधिका जी, मैं तो ये मानना चाहूंगी कि ये बच्चा 20 साल का था, लेकिन उसकी शुरुआत शायद उसके टीनेज में ही हुई होगी, तो उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। हम लोग हर चीज का एजुकेशन देते हैं बच्चों को, लेकिन सेक्स एजुकेशन की जब बात आती है तो हम सबके मुंह बंद हो जाते हैं या हम लोग मुंह छुपा लेते हैं, और हम बोलते हैं कि नहीं, सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों को स्कूल से ही अगर सेक्स एजुकेशन मतलब ये नहीं कि सेक्स किस प्रकार से किया जाए, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होना चाहिए, अपने आप को कैसे सेफ रखना चाहिए, जिससे ना किसी के ऊपर हम लोग वायलेंस कर सके, ना खुद किसी इन्फेक्शन की चपेट में आ सके। तो इस टाइप के सेक्स एजुकेशन के मॉड्यूल्स है वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डेवलप करना चाहिए, और स्कूल से ही बच्चों को उनके एज के हिसाब से सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। तभी ये सब जो रूट कॉज है उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैम, ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो माइनर होते हैं, जिनके साथ ऐसा जो सारी चीजें हैं वो होती है, तो ये बच्चे ना सोसाइटी के नजर में बहुत एक जजमेंटल आईज से देखे जाते हैं, जजमेंटल नजरिए से देखे जाते हैं, जो कि ट्रॉमा उनके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहेगा ये। तो मैम, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लोग करते हैं सोसाइटी में उनको कोप अप कराने के लिए, ताकि वो भी कंफर्टेबली रहे, सोसाइटी भी उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ही देखे, ना कि कुछ अलग एक नजरिया या एक धारणा बना ले उनके लिए। तो ऐसे क्या मेजर्स आप लेते हैं और क्या मेजर्स क्या लेते हैं, उसके पहले मैं एक बात
और कहना चाहूंगी कि बहुत बार क्या होता है कि सेक्सुअल अब्यूज को जब हम देखते हैं तो इसमें दो प्रकार के बच्चों को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक तो एक ऐसे बच्चे हैं जो टीनेज में आ चुके हैं, उनका रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो चुका है। हम ब्लेम नहीं करेंगे उनको, क्योंकि हार्मोन्स के चेंजेस है और बहुत नेचुरल है कि किसी से भी प्यार करना। तो ये उम्र में बच्चे रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमारे देश में जो कायदा है पॉक्सो, वो कहता है कि बिलो 18 अगर किसी बच्चे का सेक्सुअल रिलेशनशिप आ जाते हैं, स्पेशली हम लोग लड़कियों की बात करते हैं, तो उसे पॉक्सो के अंतर्गत वो ऑफेंस रजिस्टर किया जाता है। तो एक प्रकार के ये बच्चे है जो टीनेज में है, और दूसरे बच्चे ऐसे हैं कि जो सही में उनके साथ में अब्यूज होता है, उनमें उनका कंसेंट, जीरो कंसेंट रहता है। मैं कंसेंट की बात करी तो आप ये मत समझिए कि बच्चों का कंसेंट होता है। बिलो 18 कोई भी बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता है। लेकिन ये जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप की केसेस है, और दूसरे जो है प्योरली सेक्सुअल अब्यूज बोल सकते हैं कि जिसमें वायलेंस का इस्तेमाल किया गया है, पावर का इस्तेमाल किया गया है और उनके ऊपर अब्यूज किया गया है। तो जब ऐसे बच्चे बाल कल्याण समिति के समक्ष आते हैं तो बहुत बार उनकी नीड क्या है वो असेस करना बहुत जरूरी है। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप वाले बच्चे हैं और उनके साथ में इस प्रकार का ऑफेंस हुआ है तो उनके साथ में प्रोसेस अलग की जाती है, और जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ में प्रोसेस अलग की जाती है। बहुत बार अगर हम पहली कैटेगरी के बच्चे देखते हैं तो उसके सामने उसके सोसाइटी में जब जाते हैं तो एक टैबू लग जाता है कि अरे यार इसके साथ तो ये हो चुका है, ये तो बहुत ही अलग अलग शब्दों से उनको नवाजा जाता है। तो उन्हें सोसाइटी में री इंटीग्रेट करने के लिए बाल कल्याण समिति हर पॉक्सो के केसेस में सपोर्ट पर्सन नियुक्त करती है, और सपोर्ट पर्सन ऐसे नियुक्त करती है जैसे मैंने बोला है आपको कि असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है। अगर उसको काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की जरूरत है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सपोर्ट पर्सन नियुक्त करते हैं जिनके पास में वो सारी सुविधाएं हो सकती है। तो वो उनको टाइम टू टाइम काउंसलिंग है या साइकोथेरेपी है, वो प्रोसेस में उनको लाते हैं। काउंसलिंग सिर्फ बच्चे की नहीं होती है, यहाँ पे पेरेंट्स की भी होती है। कभी अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल में भी जाके टीचर से या उनके पीयर ग्रुप से भी मिलना जरूरी होता है, क्योंकि सोशल रीइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलना बहुत जरूरी है, और एक्सेप्टेंस तभी मिलेगा जब कोई बड़ा व्यक्ति जाके एडवोकेसी करेगा, उनके साथ में कम्युनिकेशन करेगा। तो इस प्रकार का सपोर्ट पर्सन का रोल रहता है उनको फैमिली में और उनके सोशल जो एनवायरनमेंट है उनमें उसमें प्रॉपरली रिस्टोर या रीइंटीग्रेशन करने के लिए वो होता है। और दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं कि जिनमें हम बोलते हैं कि उनमें सही में अलग टाइप का एक सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, और बहुत बार लोगों का एक अप्रोच रहता है कि हम सेंसिटिविटी आज कहीं तो भी खो चुके हैं। तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका पूछना ये रहता है कि वो मटेरियलिस्टिक वे में सोचते हैं, बच्चों के साथ में पूछते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए उनको पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। बहुत बार ये भी नहीं सोचा जाता है कि जब बच्चे को हम लोग बार बार उसी चीज के ऊपर पूछते हैं तो जो वो ट्रॉमा फेस किया है उसने वो रीट्रॉमाटाइज भी हो सकता है, वो इंसिडेंस उसको फिर से याद आ सकता है। तो इसमें भी बाल कल्याण समिति है, हमारी चाइल्ड लाइन है, हमारे डीसीपीओ के जो स्टाफ है, प्लस हमारे जो सपोर्ट पर्सन है जो केस में हम लोग उनको नियुक्त करते हैं, वो सपोर्ट पर्सन इसके ऊपर भी काम करता है। जो जो बच्चों के कॉन्टेक्ट में आते हैं उन सबको समझाया जाता है, सबसे बोला जाता है कि बच्चों का स्टेटमेंट की तरफ मत जाइए आप, क्योंकि बच्चों का जो स्टेटमेंट है वो सीडब्ल्यूसी में बच्चों के साथ में बातचीत हो चुकी है, पुलिस ने भी स्टेटमेंट लिया है, और उसका स्टेटमेंट जो होगा वो कोर्ट में होगा, तो उसे बार बार वो प्रक्रिया में बार बार वो पूछा ना जाए। तो ये सपोर्ट पर्सन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ हमारे पास में जो कुछ केसेस आती है तो हमेशा बच्चे को काउंसलिंग की ही जरूरत होती है ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है लीगली उनको उतना अवेयरनेस नहीं रहता है, उन्हें पता नहीं रहता कि आगे मेरे साथ में क्या प्रोसेस होने वाली है। इवन जब ऑफेंस रजिस्टर करने जाते हैं तो बच्चे को भी पता नहीं रहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन में या जहां पे भी उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है वहां पे कितना समय तक रुकना पड़ेगा। सो ये मेंटल प्रिपरेशन भी बच्चों का करना बहुत जरूरी रहता है कि आज आपका एफआईआर हो चुका है, यहाँ से आपको मेडिकल में जाना पड़ेगा, यहाँ पे इतना समय लग सकता है, साथ ही साथ मेडिकल की क्या प्रोसेस है ये भी बच्चों को बताना बहुत जरूरी है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके उस समय के लिए। तो ये काम भी बाल कल्याण समिति, सपोर्ट पर्सन, चाइल्ड लाइन के लोग हमारे करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि लीगली भी बहुत बार पेरेंट्स साउंड नहीं होते, उनको पता नहीं रहता कहाँ से हेल्प लेना चाहिए। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जो हम लोग मराठी में बोलते हैं कायदेशीर मदद, लीगल हेल्प भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको, जहां जहां उनका केस चलते रहता है, जिस कोर्ट में, जैसे चिल्ड्रंस कोर्ट में उनका केस चलता रहता है, अगर उनको लीगल सपोर्ट की जरूरत है तो उन्हें लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो गैप
फिल करने का काम करता है, ये हमारा सपोर्ट पर्सन करता है। साथ ही साथ हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक स्कीम है मनोधैर्य योजना, तो जिसमें जिन बच्चों के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो हम लोग डीएलएस को रिकमेंड करते हैं कि इन बच्चों को मनोधैर्य योजना का लाभ दिया जाए, ताकि उन बच्चों का रिहैबिलिटेशन प्रॉपरली हो सके, उनका एजुकेशन में कई व्यत्यय ना आए। तो ये जो मनोधैर्य स्कीम है, ये बच्चों के लिए उनके रिहैबिलिटेशन में ये करती है। साथ ही साथ अगर हम लोग एडोलसेंट बच्चों के साथ की केसेस देखते हैं जिनमें उनका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो सबसे पहला एक हमारे लिए एक ट्रिगर रहता है कि शायद इनके माँ बाप इनका एजुकेशन बंद करा सकते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उस हिसाब से उनका मेंटल प्रिपरेशन करना, पेरेंट्स का टाइम टू टाइम फॉलोअप लेना, ये भी बाल कल्याण समिति इंश्योर करती है कि बच्चा प्रॉपरली स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इस टाइप का भी हम लोग काम करते हैं, हमारी अलग अलग जो अलाइड सिस्टम है उनके माध्यम से। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉक्सो की केसेस सामने आती है, कुछ सेक्शंस जब बच्चे के साथ में हम लोग बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे इसमें ये भी सेक्शन लगना चाहिए। सेक्शन बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो भी अब्यूज बच्चे के ऊपर हुआ है, वो अब्यूज जिसने किया है उसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। तो उसमें अगर कोई सेक्शन छूट जाते हैं तो पुलिस को हम लोग उस तरीके से ऑर्डर भी देते हैं कि इसमें ये सेक्शंस बढ़ाया जाए या उसमें और कोई एक्ट के अंतर्गत सेक्शन ऐड किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जब फैमिली का रहता है, बच्चा फैमिली में रहता है और जो अब्यूजर है, जो अक्यूज है, बहुत बार फैमिली के होते हैं। हम सब मानते हैं कि ज्यादातर जो अब्यूज है वो पहचान वाले ही करते हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर बच्चा फैमिली से आता है और कोई अब्यूजर है जो फैमिली का ब्लड रिलेशन में आता है या नेबर है या कोई और रिलेशनशिप में आता है, ऐसे बहुत सारे केसेस है बाल कल्याण समिति में नागपुर में आते हैं हमारे यहाँ। तो हम इंश्योर करते हैं कि बच्चा जहां से आया है वहीं पे अगर उसका शोषण हुआ है और उसको फिर से उसी फैमिली में अगर हम लोग लेके जाते हैं वापस, तो बहुत बार क्या चांस होता है कि केस के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ दूसरी चीज होती है कि बच्चा सेफ नहीं रहेगा, तो बच्चे की सेफ्टी हम लोग इंश्योर करते हैं। तो हमारा सबसे पहला रोल रहता है कि बच्चे को सेफ करना, मतलब ऐसा नहीं कि उसको घर से निकालना, लेकिन अगर घर का माहौल सेफ नहीं है तो बच्चे को वहां से निकाल के हमारे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है या कोई फिट पर्सन है, जो एक्ट में प्रोविजन है, अगर कोई ऐसा इंसान है जो बच्चे की कस्टडी ले सकता है और उसको प्रोटेक्शन दे सकता है, तो हम लोग किसी पहचान वाले के बच्चे का जिसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट हो, तो ऐसे फिट पर्सन के ताबे में भी हम बच्चे को, मतलब उनके पर्यवेक्षण में बच्चे को रखा जाता है। नहीं तो फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चे को रखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रक्रिया से बाल कल्याण समिति जाती है, हर केस अलग होती है और हर केस में प्रोसेस अलग होती है। जी, जैसे कि आपने अभी इतना सारा चीजें बताई कि कैसे प्रोसेसेस होते हैं, तो मैम इसमें पेरेंट्स का जो एक पार्टिसिपेशन होता है, और उन्होंने भी आपके साथ उतने ही लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहिए जब एक बच्चे की बात आती है, तो क्या वो हमारे सोसाइटी में आपको मिलता है उनका? देखिए आजकल क्या हुआ है ना, हम बोलते हैं कि केसेस बढ़ गई है, मैं नहीं मानती कि केसेस बढ़ गई है, केसेस पहले से ही थी। आजकल पेरेंट्स लोगों का अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब इवन आज अगर मेरी लड़की कहीं जा रही है और कोई उसका पीछा कर रहा है तो पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पेरेंट्स क्या करते थे, लड़की का स्कूल बंद कर देते थे। तो अभी पेरेंट्स का अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है, इसलिए केसेस ऑफेंस रजिस्टर ज्यादा हो रही है, पेरेंट्स का कॉपरेशन रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कब आती है, जब शोषण करने वाला इंसान घर का होता है, तो उस समय पेरेंट्स का कॉपरेशन बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि सबसे पहले तो उनको देखना पड़ता है कि वो जो ब्रेड अर्नर है, जो बिहाइंड द बार गया है, उसको कैसे बाहर लाया जाए ताकि मेरे घर का जो खर्चा है वो बचा जाए। ठीक है, घर का जो खर्चा है वो अच्छे से चलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास में आए हैं जिनके फैमिली का ही केस है, अब्यूजर फैमिली का ही है, तो उनका कॉपरेशन बहुत रेयरली मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आपको बाल कल्याण समिति जो है ये जुडिशरी बॉडी है और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ये हमारे जे एक्ट में प्रोविजन है, लेना ही है। अगर पेरेंट्स बच्चों के हित में नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सेफ नहीं है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को वो राइट्स है कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वो निर्णय ले सकते हैं। तो उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि बच्चों को पेरेंट्स से दूर करना। तो ऐसे सर्टेन सिचुएशन में हम बच्चों को पेरेंट्स से अलग करते हैं, अगर पेरेंट्स सेफ नहीं है तो, अक्षम है तो। अभी जो ये सारे क्राइम और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं अपने सामने, इसे लेकर आपका कौन सा एक ऐसा मैसेज रहेगा जो सभी ने फॉलो करना चाहिए?
सबसे पहले तो ये है कि मैसेज मेरा थोड़ा लंबा है, छोटा नहीं दूंगी। क्या होता है, जब बच्चों का इश्यू आता है तो बच्चा सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। बच्चा, हमारे देश का हर एक बच्चा जो बिलो 18 है वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर उसके वो नेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राह चलते इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस स्कूल में वो पढ़ाई करता है उस स्कूल के टीचर्स के, पियोन के, जो वैन ड्राइवर है, सभी A to Z लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किसी का भी बच्चा छोड़ के उसको नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है। कहीं पे भी कहीं तो भी हलचल दिखती है कि कहीं तो भी बच्चे के साथ में गलत हो रहा है, तो कोई भी ले पर्सन, वो पहचान का हो या ना हो, उसने आके रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है कि बच्चा सुरक्षित रहे। तो सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहूंगी मैं कि हमारे देश के बच्चे हैं और हमारे देश के बच्चों का प्रोटेक्शन करना ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे देश का वो पॉक्सो कायदा भी सबसे यूनिक कायदा है कि इस कायदे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान को दिया गया है। सेक्शन 19 अगर कहता है कि अगर किसी को, किसी बच्चे के ऊपर ऑफेंस हो रहा है, ये पता चले, तो ये उसकी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इमीडिएट पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म करना है। अगर उसने नहीं किया तो उसमें 6 महीने का शिक्षा का प्रावधान भी है। इसका मतलब ये है कि बच्चा हर किसी की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच मैम, इतना आपने टाइम दिया, इतनी सारी बातें बताई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राधिका जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरे जो मत है, ओपिनियन है, यहाँ पे आपके सामने उजागर करने का मौका दिया। तो नागपुर टुडे का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम सभी मिलके एक ही कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो सही में बहुत वल्नरेबल है। नागपुर बच्चों के लिए बहुत सारी अलाइड सिस्टम है, फिर भी सेफ नहीं है। हम सबको एक साथ मिलके काम करना जरूरी है। यंत्रणाएं है, लेकिन मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपने मीडिया के माध्यम से जन जागृति करने का काम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर कीजिए जो बच्चों के हित में हो। जी, थैंक यू सो मच।